the evaluation of definite integrals by substitution. Evaluation of definite integrals by substitution. सेम ही चीज है जैसे हम इंडेफिनिट में करते थे उस तरह से इसको इंटीग्रेट कर देंगे और सिर्फ क्या करेंगे बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो टू कैलकुलेट मान लीजिए हमारे पास है a से b में और f ऑफ x dx को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, है ना। सो जो भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे एक्चुअली उसके हिसाब से क्या होगा कि आपका लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेकर ही समझाता हूँ, इसमें कुछ थ्योरी है नहीं अलग से। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब करना क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि 1/3 से लेकर के 1 तक हमारे पास एक इंटीग्रेशन करना चाहते हैं इसको x माइनस एक्स क्यूब इट्स रेज टू द पावर 1/3 एंड नीचे में हमारे पास x टू द पावर 4 और अपने पास है dx। ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। वी वांट टू इंटीग्रेट इट, इसको हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जब भी आपको हायर पावर हो ना तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरे इंटीग्रेशन में ये एक तरह का ट्रिक है, हिंट है कि यहाँ से आपको कॉमन कर लेना है उस चीज को। तो देखिए इसमें से हम मैक्सिमम वाले को कॉमन करेंगे। तो ऊपर से अगर हम यहाँ से कॉमन करेंगे मैक्सिमम पावर तब तक कितना हो जाएगा हमारा 1/3 और यहाँ पे 1 है। तो ऊपर से आप यहाँ से एक्स क्यू जब बाहर निकालिएगा तब बाहर में तो x ही निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 1/3 है। तो a वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये वैल्यू हमारा -1 आ जाएगा और यहाँ पे हो गया 1/3 और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे हमारे पास है x टू द पावर 4 इंटू dx। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये तो इससे कैंसिल हो सकता है। तो इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1/3 से लेकर के कहाँ तक 1 तक और यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू दी पावर 1/3 ही है और यहाँ पे अपने पास कितना है x टू दी पावर 3 बचेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा और इंटू dx। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसको कुछ t मानिएगा, चाहे जो मानना है मानिएगा। तो लेट अस सपोज इसको t मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो अब हम देखिए लेट कर लेते हैं कि समथिंग t इज इक्वल टू हम मान लेते हैं इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, जैसे हम मतलब नॉर्मली इंटीग्रेट करते थे वैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा dt लिखोगे तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे। तो पहले पावर क्या करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 3 हो जाएगा और साथ में हो जाएगा dx। यानी कि थोड़ा सिंपलीफाई करके देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ dt/2 लिख सकते हैं इसके जगह पे, किसके जगह पे तो dx/x³ की जगह पे। तो dt/2 लिख सकते हैं हम कहाँ पे dx/x³ की जगह पे। तो चलिए इस वैल्यू को हम इधर में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इफ वी सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखिए अच्छा ध्यान रखिएगा। तो जब हम x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना तो कोरस्पोंडिंग हम लिमिट भी कन्वर्ट कर लेंगे साथ में। तो यहाँ ध्यान दीजिए एक बार कि अगर हम लिमिट का वैल्यू हमारे पास कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो इफ आपका यहाँ पे x का वैल्यू क्या था लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास 1/3 है। तो देखिए ध्यान से जब आप यहाँ पे तो जब x का वैल्यू यहाँ कितना रखो तो t का वैल्यू कितना आएगा भाई, तो t यहाँ से निकाल दो आप। तो t कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड -1 हो जाएगा, यानी कि ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा, यानी कि 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा लोअर लिमिट 1 हो जाएगा। दूसरी बात जब आप t का वैल्यू अपर लिमिट कितना है मतलब x का वैल्यू जब आप अपर लिमिट कितना पुट करोगे 1 पुट करोगे, तो अपर लिमिट हमारे पास कितना है 1 है। तो जब हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस बार जो t आपका आ जाएगा दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज आ जाएगा 0। तो अपर लिमिट यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो अब आप थोड़ा क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, i इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से a हो गया लोअर लिमिट क्या 8 आ गया, अपर लिमिट कितना आ जाएगा 0 और इसको आपने क्या पुट कर दिया है t। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा t टू द पावर 1/3 और dx/x क्या बन गया है, a बन गया है -dt/2। तो -½ को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ dt को लिख देते हैं। तो अब तो इसको इंटीग्रेट करना आसान है। तो -½ हमारे पास बाहर हो चुका है और यहाँ पे क्या हो गया, तो t टू द पावर
1/3 प्लस 1 होता है, ऐसे करोगे ना इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 1, और फिर नीचे में भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस 1, एंड इसका ऊपर में 8 से लेकर 0 तक हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो हमने पढ़ा है x⁴n का इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो गया -1/2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे ना बच्चे, यहाँ पे लगाया है, इसको तो यहाँ डिफरेंशिएट किए हो तुम, ये तो डिफरेंस, तो तब तो dt निकलेगा ना, तब तो dx आएगा। यहाँ से क्या कर रहे हैं अपना dt निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ हमारे पास इतना हो गया, तो 3 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा शायद, हाँ 3 गया ऊपर और 4 आ गया यहाँ पे नीचे एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे पावर कितना हो, बोलो नहीं फंक्शन निकलेगा, हमारे पास इसका वैल्यू निकालना है ना बच्चे। तो जब तुम x को पुट किया t के फॉर्म में, तो वैल्यू भी तो बदल जाएगा ना। जब यह x था तब लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस हिसाब से था, लेकिन जब आपने x को चेंज किया तो उसके हिसाब से लिमिट तो चेंज हो जाएगा ना। तो वही लिमिट चेंज कर रहे हैं कि जब हमने x को चेंज कर दिया तो अब x कितना चेंज हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, मतलब लिमिट कितना आ जाएगा ये। हाँ कर सकते हो बिल्कुल, या कर सकते हो बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया, हाँ कर सकते हो, बट वो आपको और ज्यादा टाइम लग जाएगा कि आप पहले तो इंटीग्रेट करोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे और फिर से उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो वो थोड़ा सा क्योंकि देखिए होगा क्या प्रॉब्लम, जैसे आप यहाँ जब लिख रहे हो तो यहाँ पे आप सब टी लिख दिया ना, तो जब आप यहाँ वाला टी लिखोगे और ये जो तुम लिमिट अब क्या लिखोगे, यहाँ तुमको पता ही नहीं है, तो तुम बिना लिमिट का चलोगे इधर, क्योंकि ये लिमिट तो तब है जब ये x था, जब dx था, लेकिन अगर यहाँ जब dt बन चुका है तो ये लिमिट कितना तो नहीं पता है ना। तो या तो फिर तुम मान लो कुछ भी अल्फा बीटा लिखते चलो और फिर बाद में पुट करने वाले बात है, समझ रहे हो, तो वो बात है। तो क्योंकि नहीं तो फिर आप कुछ भी ऐसी वैल्यू मान लीजिएगा, बाद में जाकर पुट कीजिएगा ना, क्योंकि हर बार तो लिखना पड़ता है हम लोग को। तो इसीलिए अच्छा क्या रहेगा कि आप वहीं पे कन्वर्ट कर लीजिए, समझ रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वही बिल्कुल सही है, वैसे भी आंसर आ जाएगा। आंसर आप एक दो करके देखिएगा तो यू विल फाइंड द सेम आंसर, आंसर विल नॉट बी चेंज। तो ये बस हो गया, इतना आ गया, तब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो -1/2 तो हम बाहर ही ले लेते हैं चाहिए तो, और चाहो तो 3/4 को भी बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट चीज है ना, तो कांस्टेंट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये दोनों में आएगा एक्चुअली। तो यहाँ पे हम 3/4 को भी बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट चीज को, और यहाँ पे जब अपर लिमिट पुट करो तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8⁴/3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/8, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इधर से बच्चे देखो 2⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2⁴, दैट इज आगे कितना माइनस माइनस प्लस हो गया ना बच्चे, और ये हो गया आई थिंक 6 आंसर आ जाएगा इसका। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 6 आएगा डायरेक्ट। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं हम लोग? सप्तऋषि बताओ, नहीं समझा? चलो, तो ये हमारे पास क्या था बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो सिंपल सा ही है, वैसा ही है, कुछ नया तो बताया नहीं हमने, तो वैसे जो आएगा वैसे कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ो, नोटेड। चलिए तो कुछ जरूरी नहीं है, नहीं वो कोई जरूरी नहीं है। वो ग्राफ का जब क्वेश्चन देगा ना, वो तो आपको एक्स से बताया, वो आपको तो इसमें मॉड्यूल में दिया भी नहीं है, तो मैंने एक्स से बताया कि उस तरह से होता है, जैसे ग्राफ वगैरह दे रखा है तो उसको देख के हम एनालाइज करने में वो हेल्प करेगा कि कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो इसमें उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगला देखिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये सब प्रॉपर्टीज, इसको हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो पहला प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल लिख लेते हैं। सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स। सो पहला प्रॉपर्टी नंबर 1,
प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है हमारे पास कि चेंज ऑफ वेरिएबल is immaterial is integration in integration मीन्स आप वेरिएबल का जैसे हम नाम कुछ बदल देंगे ना तो उससे हमारा इंटीग्रेशन का जो बेसिक वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा। सिंपल सा बात है, अगर मान लो कि कोई, चलो इसी को मान लो ना, तुम सिलचर में हो और हम सिलचर को आप बोल दें कि नहीं ये तो अमेरिका है, तो थोड़ा ना अमेरिका हो जाएगा। नाम बदल देने से थोड़ा कुछ हो जाता है, जो उसका रियल चीज है वो वही रहेगा। तो नाम बदल देने से काम नहीं बदल जाता है, मतलब नाम बदल देने से उसका प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा, जो उसका प्रॉपर्टी है दैट विल बी सेम। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द चेंज ऑफ वेरिएबल का नाम तुम बदल दे रहे हो तो उससे आपका इंटीग्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू हमारे पास सेम रहेगा। तो जैसे कि मतलब क्या बोला गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम बोलो सेम रहेगा बिल्कुल। जैसे देखो मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन है a से b है ना, और यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x और dx है। हम क्या बोलेंगे, जो x है ना इसको हम बोलेंगे तुम कुछ अलग मान लो, तुम बोलेंगे इसको t मान लो, a से b और x से जाकर तुम t मान लो, तो अभी भी तो सेम ही आएगा ना। तो जो इंटीग्रेशन यहाँ से आएगा वही यहाँ से भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना, आपने एक्चुअली क्या किया, x को t पुट कर दिया। इसका ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि तुम x स्क्वायर को t पुट करना तो बदल जाएगा, x को t पुट किया है तो वो हमारा चेंज है। तो पिछला क्वेश्चन में देखो ऐसा मत सोचना कि अच्छा सर ये तो आपने बोला कि चेंज करना मतलब इसको ऐसा मान लिया तभी सेम होगा, नहीं ये थोड़ी ना, ये तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 को हमने t बोला, ये x को नहीं बोला। कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो x है बस इसका नाम बदल रहे हो, सिर्फ नाम बदल रहे हो, मतलब x को t बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, सेकेंड रिजल्ट देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोलता है यहाँ पे कि अगर आपके पास a से b में आपका इंटीग्रेशन है fx dx है ना, और अगर हम इसका डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दें तो माइनस साइन आ जाएगा, जो अभी आपको हमने उधर बताया था, जो ग्राफ में कल लास्ट क्लास में बताया था। देखिए अगर हम डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव आ गया। जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्या था, x था, ये y था, हमारे पास यहाँ पे कोई कर्व था हमने लिया था, ये था हमारे पास पॉइंट था सपोज टू बी a, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था b। हम इनिशियली a से b की तरफ इंटीग्रेट कर रहे थे, f ऑफ x dx हम निकाल रहे थे। तो चूंकि यहाँ पे देखिए कैसा है, जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर है और डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन जो भी है वो भी पॉजिटिव एक्सिस, तो मतलब वैल्यू कैसा आएगा, इसका पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर इसी ग्राफ में अगर हम सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दें इंटीग्रेशन का, मतलब हम इधर में तो a है और ये हमारा कितना है, तो ये हमारा b है, तो अगर हम इधर से इधर जाने लगे तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे अगर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने से उसका वैल्यू रिवर्स हो जाता है। गॉट इट, प्रॉपर्टी 2 क्लियर है। अच्छा इसको चाहो तो मैं इधर भी प्रूफ करके भी दिखा देता हूं ताकि तुम थोड़ा और समझ पाओ अच्छे से। देखो इसका प्रूफ आपको कैसे दिखा देते हैं, ये तो इसका ग्राफिकल प्रूफ हो गया, ग्राफिकल प्रूफ। एल्जेब्रिकल प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एल्जेब्रिकली भी इसको प्रूफ किया जा सकता है सिंपली। देखिए हमारे पास क्या रखा था, ये था, जैसे मान लीजिए हमारे पास f ऑफ x है और dx है, मान लो कि इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो समथिंग fx प्लस c आता है। तो पहला बार में आप क्या कर रहे हो, पहला बार में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब कहां से फर्स्ट केस में लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे हम कर रहे हैं इसको इंटीग्रेशन, दैट इज a से b में हम चाह रहे थे कि f ऑफ x dx कितना आएगा। मतलब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे तो आपके पास आ गया f ऑफ x प्लस c, इसमें रखिएगा वैल्यू, तो a से b रखिएगा तो c तो कैंसिल हो जाएगा, तो a आ जाएगा हमारे पास f ऑफ b माइनस f ऑफ a आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू। क्या कहते हो, ठीक है यहाँ तक? तो a हमारे पास आ गया LHS वैल्यू। अगर वही हम RHS कैलकुलेट करके देखते हैं कि RHS कितना आएगा सर, तो अगर हम RHS निकाल के देखें RHS का वैल्यू, तो देखिए ध्यान से,
RHS में क्या किया हमने, B से A में इंटीग्रेट कर रखा है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस सी, और यहाँ पे इसको बाद हम B से A कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, इस बार क्या हो जाएगा, f ऑफ A वाला पहले आ जाएगा एंड f ऑफ B वाला बाद में आएगा। यानी कि अगर हम चाहें तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो जो फर्स्ट में है वही मिलेगा, f ऑफ B माइनस f ऑफ A। दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो कह सकते हो कि सर ये तो वही है ना। ये तो देखो क्या एक्चुअली ये हमारे पास क्या था, तो दिस इज नथिंग बट a वाला वैल्यू, दैट इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम a से b f ऑफ x dx। ये किसका था सर, तो ये हमारे पास था b से a f x dx। मतलब जब भी हम चेंज करेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, माइनस n आ जाएगा। क्लियर है सप्तऋषि, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ो, नोटेड। चलिए सो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 में आते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये क्या बोलता है एक्चुअली, इसको ग्राफ से भी आपको दिखा देते हैं। देखिए पहले इधर देख लीजिए, तो हमारे पास a से b में f ऑफ x dx था, इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते थे। तो हम क्या किए कि पहले हम इसको एक अलग पॉइंट c तक इंटीग्रेट कर देते हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर c से b जा रहे हैं। तो इसमें बोलता है प्रॉपर्टी में क्या कि आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप कोई इंटीग्रेशन का वैल्यू है उसको आप किसी एक अलग पॉइंट पे पहले इंटीग्रेट कर रहे हो, और फिर बाद में आप जब को जाना है वहां चल जाओगे, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका वैल्यू जो आएगा वो हमारा सेम ही आएगा। तो ये भी चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको देखिए कैसे बोला गया एक्चुअली। सो इस बात को हम लोग यहाँ डिस्कस कर देते हैं एक बार फटाफट। ग्राफिकली भी इस चीज को देखा जा सकता है। देखिए ग्राफिकली ही दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बन जाए, देखिए ये हमारे पास हो गया x डैश, इधर में हो गया y, इधर में हो गया हमारे पास y डैश। तो हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, लेट अस सपोज a था हमारे पास, यही मान लेता हूँ। तो इसमें हमने क्या किया, x इज इक्वल टू इधर में a से चलना शुरू किया, x इज इक्वल टू a से इधर में हम x इज इक्वल टू b पे चले जाते हैं। दिस इज x इज इक्वल टू b, हियर y इज इक्वल टू fx, है ना। इसने क्या बोला कि आप चाहो तो यहाँ से लेकर के, मतलब देखो ये यहाँ ध्यान से देखो, मान लो कि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट C मान लिया, तो अगर हम जब पहले इंटीग्रेट कर रहे थे A से B में, तो क्या आता है, पूरा एरिया लेना था हमको। A से B का मतलब क्या है, ये पूरा रीजन को कवर करना है। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ A से B की A से B तक आप क्या कर रहे हो, आप पूरे रीजन को कवर कर रहे हो। हमने क्या बोला कि ऐसा करो, आप क्या करो कि आप पहले इस वाले रीजन को कवर कर लो, यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप पहले A से C को इंटीग्रेट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपने पहले इसको इंटीग्रेट कर लिया, मतलब A से C में कर लिया, आपने यहाँ से A से C में पहले इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, इसको ऐड कर दो, किसके साथ, C से आगे जो तो इंटीग्रेट किए हो ना, उसमें ऐड कर दो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे एक ले लेते हैं, तो इसी को ले लो। तो मैं बोला क्या कि इसके बाद आप क्या करो कि इसको चेक, इसको ले लो, इसको ले लो, और दोनों को ऐड कर दो। तो देखो दोनों तो सेम ही आएगा ना। फिर से अगर हम, मतलब अगर हम इसको ले लें और फिर यहाँ से C से लेकर फिर बाद में B तक चले जाएं, तो वैल्यू जो है वो अपना सेम ही रहेगा, वैल्यू नहीं बदलेगा। तो अभी जो एरिया आया है जो पहले था वही अभी भी आया है, तो ये वैल्यू हमारे पास वैलिड है। गॉट इट। इसमें थोड़ा और अगर आपको एक्सप्लेन करके दिखाएं, हाँ बोलो। हाँ वही चीज आ रहे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये बाहर भी रहेगा बच्चे तभी ये काम करेगा। दिखाता हूं, देखो अगर मान लो एक केस लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट C बाहर चला गया, ए वाला पॉइंट जो है हमारा वो बाहर चला गया, उसको हो जाए, ये हमारे पास पॉइंट जो है C इस बार को हम बाहर कर देते हैं। ये आपका हो गया x डैश जो भी है, x डैश y डैश। तो आपने ऐसा लाइन लिया था, इस तरीके से आपका था कर्व, मान लीजिए y इज इक्वल टू fx, और ये था आपका पॉइंट x इज इक्वल टू a, और ये था आपका पॉइंट x इज इक्वल टू b, और यहाँ मान लो x इक्वल टू c यहाँ है। लेट अस सपोज कि x इक्वल टू c जो है वो यहाँ है।
इस तरह को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ पहले, तब तो समझ पाओगे। मान लो क्या कि ये जो हमारा कर्व था एक्चुअली, ए इधर से ऐसे आया था और ऐसे ए जाते रहा ऐसे यहाँ तक चला गया, ऐसे चला गया। तो देखो आपने पहले क्या किया, आपने इस कर्व को इंटीग्रेट करा कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। इफ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी मींस व्हाट, कि आपने ए सर एरिया आपने कवर किया। कौन सा एरिया सर, ए वाला एरिया। यू हैव कवर दिस मच एरिया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पहले आप क्या करो इसको, कि आप इसको ए से सी तक चले जाओ। आप क्या करो इसको, बिल्कुल। तो हम सी तक चले गए, भटक गए। हम क्या किए, हम यहाँ से ए से सी तक चले गए, पहले ए से सी तक चले गए। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा रीजन कवर हो गया हमारे पास। ये जो था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा हमको चाहिए था ब्लैक वाला, हमको चाहिए था ए से बी तक, लेकिन हम सी तक चले गए। मतलब ये जो पूरा रीजन है ये पूरा का पूरा आ गया, ये पूरा रीजन आ गया। ओके, इसका मतलब हमको ए वाला पोर्शन घटाना पड़ेगा। मैंने फिर क्या बोला यहाँ पे कि नेक्स्ट क्या करना, सी से फिर बी पे चले जाना। कहाँ जाओगे, फिर सी से बी पे जाओगे। ऑटोमेटिक देखो क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन आपने कवर कर लिया था ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों सबट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका फिर आप तो आगे निकल गए थे ना, तो आगे से पीछे जा रहे हैं, देखो ऑटोमेटिक जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स हो गया है, तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू नेगेटिव दे देगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, और इसमें से वो सबट्रैक्ट हो जाएगा और वो बचेगा, यही वाला क्वेश्चन बचेगा आपका। समझ गए। देखो पहले तो तुमने क्या किया, सुनो ध्यान सुनो। पहले से आपने हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने रिजल्ट में क्या बताया था कि ए से बी में जा रहे हो, तो आप पहले ए से सी में गए, फिर सी से बी में गए, यही है ना। ब्रेक करो सी पॉइंट पे, तो आपने सी पॉइंट क्या किया, बीच से बाहर ले लिया, इधर ले लिया। तो आपने पहले क्या किया, ए से सी में इंटीग्रेट कर दिया। का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ से ए से लेकर के सी तक जितना एरिया है पूरा का पूरा आपके पास आ गया, ये पूरा एरिया आ चुका है आपके पास, ठीक है। लेकिन हमको तो रियल में ए से बी में इंटीग्रेट करना था, लेकिन रियल में हमको चाहिए था सिर्फ ए वाला एरिया। इधर जो ब्लैक में दिखा मैं, हमको चाहिए था सिर्फ ए सब एरिया चाहिए था रियलिटी में। इसका मतलब हमने ए वाला पोर्शन जो है, ए जो हमने एरिया ले लिया, ये हमारा एरिया एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली, यह जो एरिया है वो हमारा एक्स्ट्रा एरिया आ गया वाला पोर्शन, मतलब इसको घटना चाहिए था। तो देखो जब आप फिर सेकेंड वाला टर्म लिख रहे हो सी से बी वाला, तो सी से बी में क्या हुआ कि अब आप सी से कहां इंटीग्रेट करो, बी की तरफ। तो देखो ऑटोमेटिकली पहले डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, पहले आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे, लेकिन जब आप दूसरी बार जब ए लिख रहे हो तो आप फिर कहां जा रहे हो, आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो। मतलब ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स हो चुका है। और हम जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स होने से ऑटोमेटिक इसके अंदर में माइनस साइन आएगा, इधर में से क्या कर लेगा, सबट्रैक्ट कर देगा। मतलब यह जो एरिया ऑटोमेटिक नेगेटिव में आएगा। तो जो पूरा एरिया हमारा इसमें आ गया था, इसमें तो पूरा आ गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से वाला अपने आप सबट्रैक्ट हो जाएगा और हमारा जो बचेगा यही जो चाहिए। समझ रहे हो ना। तो इसमें सी या तो अंदर में हो, मतलब उसके बीच में हो, करो माइनस तो पड़ी नहीं, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा वो। अच्छा बी से सी तक किया फिर माइनस कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो ना कि ए से सी तक किया फिर बी से सी तक किया फिर माइनस कर दिया ना, तो बात बराबर है तो बोल रहे हो। ठीक है चलो सेम चीज है, तो यहां तक हो गया। ये सब ऐसी जरूरत नहीं है, ये जो आपको मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया। मेन आपको बस ये याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन कि ए से सी में जाओगे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है डन। आगे बढ़ो। चलिए तो एक पहले क्वेश्चन लेकर दिखा देता हूं। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये सब ऐसा क्वेश्चन आता भी है। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इक्वेशन ऑफ दिया है क्या, -1 से लेकर के 1 तक और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, ध्यान देना।
तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ इसे मुझे ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। ग्राफ से बहुत सारा क्वेश्चन तो बन जाएगा फटाफट, तो इसलिए ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ याद करके रखे हैं तो ये हमारा 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, इधर में -1 ऐसे करके। तो ग्राफ इसके बीच में ऐसा होता था, इस तरह से आता था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, इधर से गया, ये -1 है, ऐसे ऐसे आता है। तो हमको क्या इंटीग्रेट करना है, हमको थोड़ा सा ग्राफ जो है उतना अच्छा नहीं बना है, दृश्य मिल जाए तो अच्छा है। देखो तो अगर हमारे पास हमारे जो पॉइंट 0 हो गया, इधर हम 1 बोल देते हैं, इधर हम -1, हमको तो -1 से 1 में ही बात करना है, चलिए हम बस इतना ही ग्राफ रखते हैं। तो ये हो गया इसका ग्राफ ऐसा आता था, याद आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इसका ग्राफ। तो देखो आपको क्या करना है, आपको करना है इसको मतलब एक्चुअली आपको ए वाला एरिया निकालना है। तो आप चाहो ना तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के भी ऐड कर दोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आप इसको ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हो कि अगर किसी ग्राफ को अगर बना पा रहे हो और एरिया कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, अगर वो ध्यान में रखते हुए तुम अगर चाहो तो ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन का यूं, और एडवांस में ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है जो कि ज्योमेट्री से बन जाता है और इंटीग्रेशन से काफी टफ हो जाएगा। तो जैसे मुझे अगर इसको सॉल्व करना है, ये वाला पॉइंट क्या है 1 है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस कितना है 1 है, हाइट कितना है 1 है। तो कितना ट्रायंगल बना, 2 बना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो इसको तो मैंने इंटीग्रेशन मतलब ज्योमेट्री से कर दिया, इधर से देखो करके दिखाते हैं। तो ध्यान रखना जहां भी आपका ग्राफ जो है, जहां मतलब फंक्शन जो है या तो डेफिनेशन चेंज करे या वो डिसकंटीन्यूअस पॉइंट हो, वहां पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इस ग्राफ में आऊं तो हमारा ग्राफ -1 से लेकर के 0 तक गया, लेकिन 0 पे क्या होगा डिसकंटीन्यूअस, तो मुझे 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि हम इसको डायरेक्ट नहीं, इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्यूशन में हमको करना पड़ेगा ओपन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 से 0 पे जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, फिर प्लस, फिर 0 से 1 पे जाएंगे। तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, हाँ ये लिख करके दिखा रहा हूँ, इसको हम ऐसे करेंगे सॉल्यूशन में, है ना। तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। तो ध्यान दो, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि अगर आपका वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, आपको याद है कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकलता था, चाहे अगर वो आप मान लो नहीं याद कर पा रहे हो, तो क्या आप ये जो लाइन बना है इसका इक्वेशन बता सकते हो, इसका इक्वेशन क्या होगा इसका वाला का, ये जो मैंने यहाँ पे डार्क किया, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो पहली बात, हाँ ये दिख रहा ना तुमको, ये वाला नहीं दिखा, ब्लू ब्लू किया, है ये नहीं दिख रहा है, पहुंच हो क्या नहीं, क्या बात करता है, दिख तो रहा है इसमें, ये वाला हो क्या है, लो इधर से दिखा देते हैं, पीला से कर देता हूँ, येलो येलो हो जाएगा, देखो दिख रहा है येलो अब, हाँ इसका इक्वेशन कितना होगा, इसका इक्वेशन बताओ। तो पहली बात देखो, ये y इक्वल टू x होता है, स्लोप कितना है इसका x है, तो हो जाएगा x, कहां से पास कर रहा है सर -1 से, तो -1 पे इसको 0 बनना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो यही इसका हो जाएगा हमारे पास ग्राफ, मतलब y क्या बोले यही हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सही है। तो अच्छा, चाहे तो फिर इसको हम इधर से ब्रेक कर देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट से भी ब्रेक तो कर सकते हो ना। तो ये चीज देख लो तुम कि हमारे पास ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ पे लिख ही लो तुम, इसको हम क्या लिख लेंगे, -1 से लेकर 0 तक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे dx है, इसका dx लिख लो, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। तो बच्चे 0 से 1 में तो चाहो तो लिखो इसको, तो लिख ही देता हूँ ताकि आपको सिमिलरिटी बना रहेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास ऐसा आ गया है ना, दिस इज द इतना आ गया। अब देखो ध्यान से, इसको ओपन कर दो,
तो एक बार तो इसके साथ लिखो तो क्या हो जाएगा, -1 से हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा x dx। फिर माइनस साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 से लेकर के 0 और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पे हो जाएगा x dx, हाँ अलग कर दिया 0 से लेकर 1 तक और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx, इतना कर दिया। तो अब देखो अब क्या करोगे, तो अब सीधा है खत्म। तो इसका क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा हमारा x²/2, ठीक है लिख लो, और फिर इसका वैल्यू पुट कर देना कहां से कहां तक। ध्यान रखना बच्चे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये लिमिट के लिए है, ये हमारा हो गया 0 से लेकर 1 तक। अब इतना बताओ, हमारे पास अगर x -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो अगर उसके बीच में कोई वैल्यू है मान लो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। कोई वैल्यू -1 से बड़ा है 0 से छोटा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1 हो जाएगा। नहीं, अगर कोई वैल्यू हमारा -1 से ग्रेटर है और 0 से मतलब कोई वैल्यू हमारा इस बीच में है मान लो इधर में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, हमेशा पीछे जाएगा ना वो, तो -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस। मैंने मतलब क्या किया, इसका वैल्यू पुट करके हटा दिया, क्योंकि जो x का वैल्यू है वो -1 से लेकर के 0 के बीच में रहेगा, तो हर बार ही -1 देगा, तो इसको मैंने -1 पुट करके हटा दिया। तो यहाँ पे सिर्फ dx बच गया, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो ये हो गया -1 से लेकर 0 तक। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ फिर से हो गया x²/2, उसका वैल्यू -1 है ना बच्चे, 0 से -1 से 0 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू, तो इसलिए वहां पे -1 रख दिया और dx का इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है ना। माइनस देखो अगर कोई वैल्यू अगर हमारे पास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो a आ गया हमारे पास, माइनस जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे -1 से 0 है, लिमिट कहाँ, हम लिमिट चेंज थोड़ी किए हैं, ये तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं ब्रेक करने का। क्या, हाँ लिमिट चेंज करेंगे तो। अब यहां देखो ये हमारा वैल्यू कहां पे है, हाँ तब फिर हम ब्रेक करते हैं, -2 से लेके -1 तक है, तब -2 आ जाता, तब -2 आ जाता बिल्कुल, है ना। तो मतलब नॉर्मल जो हम जानते हैं उससे हम उसको हटा देंगे। हाँ बोलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल यस कांस्टेंट फंक्शन आती है, क्योंकि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वांटिफिकेशन जानते नहीं, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा ना तो उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन x का जानते हैं, हम लोग कहाँ dx का, हम लोग कहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कुछ नहीं जानते, ना इसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं ना इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। हम लोग को पता x और y सब का होता है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। आता ही नहीं, आता ही नहीं है, कहाँ आता है, हम लोग को आता ही नहीं। बना लिया, हाँ बना सकते हो, हाँ बना दो। तो वही 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 मैंने यहाँ पे आपको सिखा रहा था, तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे इसका इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पुट करते तो उधर से सेम आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो वो तुम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, -1 से 0, तो -1 से 0 के बीच में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बताओ इसका वैल्यू आ गया 0, खत्म। पुट कर दो, ये कितना हो गया 0, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे रखोगे तो -1 का स्क्वायर माइनस ही रह जाएगा। चलो दिखाता हूँ एक बार, देखो 0 रखो ना आपने तो 0 हो गया, फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर बाई 2, मतलब पहला वाला का सॉल्यूशन हुआ इस ब्रैकेट का। फिर यहाँ रखो तो होगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा -1, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, हर बार इतना थोड़ी ना ओपन करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास प्लस में ये +1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ अल्टीमेट वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास -1/2, ये आ गया +1, फिर +1/2। तो देखो यहाँ से भी सेम आंसर आ गया 1। अब तुम खुद सोच के देखो कि यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर निकाल दिए थे 1, सिर्फ एरिया निकाल के,
और यहाँ पे हमको इतना सारा सॉल्व करना पड़ा। तो इसीलिए ज्योमेट्री वाला अगर लग रहा है और मान लो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है जहाँ पे स्टेप्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हो, मतलब सीधा अगर हमको आंसर निकालना है तो हम अगर कर पा रहे हैं उसका यूज तो हम वैसे ही करेंगे, मतलब डायरेक्ट करेंगे। समझ रहे हो? चलो हमेशा मतलब बात ऐसा है कि ऐसा नहीं सुनो, तो अब हर फंक्शन का ट्रिगल थोड़ा ना बनेगा। अब मान लो कि ऐसा बन गया है, ऐसा बन गया ग्राफ, ऐसा है ऐसा, अब तुम ऐसा कैसे निकालोगे? हाँ, अब इसका तुम कैसे निकाल पाओगे एरिया? यहाँ तो तुमको मजबूरी में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना? तो जहाँ पे निकाल से, हाँ तो वहाँ निकाल सकते हो, मॉड निकाल, मान लो सर्कल बन गया तो उसका निकाल सकते हैं, ये सब जगह से बनेगा वहां निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, नोटे कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट तो इसका क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा फटाफट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सो ट्राई योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 भी कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कैसा वाला? हाँ बच्चे, जैसे मान लो, सुनो 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 ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि तुम, मैं बोलता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन करो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और मैंने बोल दिया कि तुम इसको इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर मान लो बताता हूँ 4 तक, इसको करो। यहाँ भी ढेर सारा रेक्टेंगल बन जाएगा, इसका भी पहले ग्राफ बना लेना, उसके अंदर का एरिया निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 से लिए ना, तो यहाँ ले लो तो -1, मान लो यहाँ शुरू करते हैं -1, ये हो गया 0, क्योंकि ये सब ऐसा वैल्यू है जो हर एक इंटीजर पे क्या होगा, ब्रेक करना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा ले लिया, मैं ठीक तक कर लेता हूँ इसको, चलो रहने दो, 4 ही रहने दो, कोई बात नहीं। ये हो गया, तो क्या करोगे, इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा हमारे पास? तो ये होता था 0 पे 0, इधर जाता था, इतना आ गया यहाँ पे ओपन, इधर है हमारे पास 1 2 3 लाइक दैट 4, फिर यहाँ ग्राफ कितना होता है, यहाँ पे ऐसे होता है और फिर यहाँ पे जाकर ओपन हो जाता था। इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 पे ओपन, यहाँ पे हो जाएगा 3 के लिए 3 पे 3, 4 पे हो जाएगा ओपन। हमको ये सब निकालना है एक्चुअली। इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे ऐसे होके, और 0 हो जाएगा ओपन। ये सब तो देखो आपको इंटीग्रेट करना था, तो आप क्या करोगे एक्चुअली, आप इसका एरिया निकाल, सुनो प्लीज सुनो सुनो, कहाँ पे x का वैल्यू, यस देखो ये dx है ना, मतलब मान लो अगर dt है तो t का वैल्यू है, अगर y है तो y का वैल्यू है, तो जो यहाँ वेरिएबल है उसका ये वैल्यू है ना। तो जो हमारे पास तो लिमिटिंग वेरिएबल जो भी यहाँ पे वेरिएबल है वही वेरिएबल का वैल्यू होगा। तो बिल्कुल देखिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, मतलब आपको ए एरिया चाहिए, फिर आपको यहाँ तो एरिया कुछ बना नहीं, एक यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा, ए रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, निकाल लेना, ऐड कर देना। अगला बार में यहाँ से जाओगे तो ए रेक्टेंगल बनेगा, इसका एरिया निकाल लेना, फिर यहाँ पे आओगे तो ए रेक्टेंगल बनेगा, ये सबको निकाल के ऐड करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब उससे ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया पहला, ये हो गया ए मेथड वाला। एक मेथड क्या है, तो इसको तुम नेगेटिव ले लेना, इसका वैल्यू नेगेटिव रखोगे और बाकी सबका पॉजिटिव रखोगे, ये सब पॉजिटिव रहेगा, और उसको फिर सिंपलीफाई करोगे ना, ऐड करोगे, जो भी करना, समझ रहे हो? ये सब आएगा, ये सब का वैल्यू पॉजिटिव में लिखेंगे, इसका नेगेटिव में लिखेंगे, सबको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, अलजेब्रिकली से, तो यहाँ देखो कितना लंबा करना पड़ेगा, यहाँ से 0 से 1 में ब्रेक करेगा, जो भी यहाँ पे लिखना होगा, फिर 0 से 1 में ब्रेक करना, फिर 1 से 2 में करना, फिर 2 से 3 में करना, फिर 3 से 4, तब जाके आंसर आएगा इधर से अलजेब्रिकली, यहाँ से निकाल सकते, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ए वैल्यू कितना हो गया, विड्थ 1, हाइट भी कितना है 1, यहाँ पे विड्थ तो 1 ही हर जगह है, हाइट यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे विड्थ रहेगा 1, हाइट हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा विड्थ 1, मतलब 1, इसका हो गया हाइट कितना 3, ये हो गया 3, हाँ 3 ना, यस। तो इसका हो जाएगा एरिया 3, इसका एरिया हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा -1, तो आंसर देखो डायरेक्ट आ गया, ये हो गया 0 खत्म,
इसका आंसर डायरेक्ट 5 आ जाएगा, निकाल के देख लेना इधर से। समझ रहे हो? नहीं समझा? तो ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ले लिया? अपने मन से ना, अपने मन से मतलब जो आपका जरूरत है, जरूरत के हिसाब से करो, अपना जरूरत के हिसाब से करो। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए तो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 नेक्स्ट बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 इसमें क्या बोला है देखिए ध्यान से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे। तो इसमें बोला है हमारे पास कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में कि अगर आपके पास a से b में कोई फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन किया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखिएगा। तो a से b में आप इसको निकालो या आप इसका इंटीग्रेशन भी निकालोगे ना, तो वैल्यू सेम ही आएगा। देखो कितना जबरदस्त प्रॉपर्टी है। या तो आप इसको इंटीग्रेट करो या आप कर दो इंटीग्रेट किसको, a प्लस b और माइनस x को इंटीग्रेट करो, तब भी दोनों में से वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, दोनों जगह से इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम आएगा। या तो आप इस साइड इंटीग्रेट करो या आप इधर करो इंटीग्रेट, सो फ्रॉम बोथ द साइड यू विल गेट द सेम वैल्यू। ये हमारे पास एक क्वेश्चन में बोला है। प्रूफ करके देख लेते हैं कि हाँ ऐसा है कि नहीं। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे कर लेंगे हम लोग। सो प्रूफ दिखा देता हूं इसका, देखिए ध्यान से। तो आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे एक्चुअली जो x है, x के जगह पे हम ऐसा कुछ चीज चाहते हैं, तो ठीक है मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये जो x है ना, x हमारा क्या है, a प्लस b माइनस t है। ये हमने मान लिया कि जो x का वैल्यू क्या है वो ऐसा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हमको साथ में हम LHS पार्ट से शुरू करेंगे, LHS साइड से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो भी चेंज कर लेना पड़ेगा। मतलब क्या, इफ हमारे पास यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, इफ x इज इक्वल टू a है, तब t का वैल्यू क्या है, t निकालना है मुझे, तो निकाल दो। जब यहाँ पे x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू a प्लस b माइनस t, यानी कि हो जाएगा कैंसिल। तो उस केस में हमारा t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा b, यानी कि जब a का वैल्यू, x का वैल्यू a था तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। सेम इफ x इज इक्वल टू, जब b पुट करोगे, अगर जब आप x इज इक्वल टू b पुट करोगे तो यहाँ जब पुट करो b, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस t। तो यहाँ से आप देखिए आपका a b से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका t का वैल्यू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लिमिट भी चेंज कर लेंगे जब हम उसको t में कन्वर्ट करेंगे अपना लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो देखिए ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना हिसाब देख, अपना रिक्वायरमेंट को देखिए। देखिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, हमको यहाँ चाहिए a प्लस b माइनस x जैसा टर्म। तो जैसा टर्म चाहिए था हमको इस साइड में, वो हमने अज्यूम कर लिया, जैसा चाहिए उसको मैंने मान लिया। जिस तरह से हमको जैसा चीज जनरेट करना है उस तरह से मान लेते हैं, ठीक है सर। हाँ वो बाद में कर लेंगे हम लोग। तो देखिए अगला बार में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ना, ये आपको चेंज करना है। तो जो भी आप टी में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो सबको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है, तो आपका लोअर लिमिट क्या आ चुका है, लोअर लिमिट आपका हो गया b, अपर लिमिट क्या हो गया a, और आप यहाँ पे क्या लिख दिया एक्चुअली, तो अच्छा यहाँ पे हमसे dx छूट गया, dx लिखना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे dt भी निकाल लेते हैं क्योंकि वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो देखो बच्चे, जब आप यहाँ पे dx निकालोगे तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ dt, यानी कि dx जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, माइनस ऑफ dt लिखना पड़ेगा। तो लिमिट ऐसे चेंज हो गया, f ऑफ x जगह पे क्या लिखने वाले हो आप, वहां लिख रहे हो आप a प्लस b माइनस t, और dx जगह पे क्या लिख रहे हो आप, माइनस ऑफ dt लिख रहे हो। तो माइनस को ले लोगे बाहर आप, यहाँ पे आपका क्या हो गया, b से a हो गया,
और ये हो गया आपका एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी आ गया। और अभी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या पढ़ा था कि हम अगर चेंज करते हैं इंटीग्रेशन के लिमिट को तो साइन में माइनस से जाता है, यानी कि अगर हम इसको a से b लिखेंगे तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, तो a वाला माइनस और एक माइनस पहले से है, दोनों मिलकर इसको प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b माइनस t, और ये मुझे dt लिखना पड़ेगा, ये ds नहीं बच्चे dt है, ये dt है। तो अब देखो फिर हम प्रॉपर्टी नंबर 1 में जानते हैं, क्या जानते हैं कि नाम बदलने से काम नहीं बदलता है, मतलब आप चाहो तो t को x कर दो, तो ये हमारा क्या हो गया a से लेके b तक f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू डी, तो यही तो था हमारा राइट हैंड साइड में, तो हेंस प्रूफ हो गया। देखो हेंस प्रूफ हमने प्रूफ क्या कर दिया कि अगर आप a से b f ऑफ fx dx को इंटीग्रेट करोगे वो वैल्यू सेम हो जाएगा a से b, आप पहले a प्लस b माइनस x इंटू dx को इंटीग्रेट कर लो, दोनों तरफ से वैल्यू आएगा बराबर सेम आएगा। क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे हम। नोटेड अप टू हियर? नोटेड? चलिए तो फटाफट आप प्रॉपर्टी नंबर 6 भी कर देता हूँ, 6 7 कर देता हूँ, 7 तक, 8 तो ज्यादा हो जाएगा। कहाँ तक? 5 भी है क्या? अभी 5 बाकी है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लीजिए। सो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 कि भाई आपको इंटीग्रेट अगर करना है इसको जीरो, ये तो बच्चे सेम ही है, जो प्रॉपर्टी 4 है ना उसी का एक केस टाइप का हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम खुद देख लो, ये हो गया f ऑफ a माइनस x इंटू डी, मतलब वहां पे b को आपने a कर दिया प्रॉपर्टी नंबर उसमें, तो सब कुछ आ गया आपका। हाँ बस। सो इन प्रॉपर्टी 4 अगर हमने a को कर दिया 0 एंड b को कर दिया a, तो अपने आप a वाला आ गया। ठीक है, तो प्रूफ तो नहीं चाहिए इसका। चलिए सो इस तरह क्वेश्चन आप बहुत सारे आते हैं तो आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 6 अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए इस 6 प्रॉपर्टी में क्या बोला है हमारे पास कि अगर आपको इंटीग्रेट करना है, अगर आपको इंटीग्रेट करना है किसको, इसको जैसे 0 से लेकर 2a, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे अगर तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से पहले a लिख लो, और मतलब आप क्या कर सकते हो कि इंटीग्रेशन के लिमिट को हाफ कर सकते हो, कितना प्लस f ऑफ 2a माइनस x। हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ना उसको हाफ कर सकते हैं, f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखते हैं प्रूफ करके। देखिए एक कैसे लिख रहा है, कैसा आ गया, तो f ऑफ 0 से लेकर 2a तक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लेते हैं कि कैसे हम इसको कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ इधर दिखा देता हूँ। प्रूफ देखिए तो हमको क्या हम जानते हैं अभी तक, देखिए ध्यान से, ये 0 से लेकर जो 2a है हमारे पास, f ऑफ x इंटू dx जो है इसको हम ब्रेक करना जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर a तक f ऑफ x dx, और फिर हम चाहें तो इसको a से लेकर 2a तक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ किसी को, ये हम जानते भी हैं प्रॉपर्टी में एक। इसको हम पहले क्या किया 0 से लेकर a तक ब्रेक कर दिया, और फिर a से लेकर 2a तक हम ब्रेक करके आराम से इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना, सब तरह से सही आता? ठीक है, तो हमको देखिए ए वाला पार्ट तो मिल चुका, ए वाला पार्ट मिल चुका, बस ए वाला लाना है। चलो भाई इसी को हम अलग से पकड़ के और सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको अलग से निकाल लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। लेट अस सपोज इसको हम I1 मान देते हैं। लेट अस सपोज I1 इज इक्वल टू, हम a इसको पकड़ लेते हैं, आगे निकाल लिया 0 सॉरी a से लेकर के 2a तक,
और ये हमारा है एफ ऑफ एक्स इंटू डी। नहीं 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 नहीं, वो होगा आगे आगे वाला केस में होगा, जब दोनों फंक्शन मान लो जब ये दोनों सेम रहे तब होगा वैसे। जैसे ऐसा मान लो कि ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास कि यहाँ से यहाँ तक भी इतना ही इसी तरह का है और आगे भी इसी तरह का है, तब तुम चाहो तो यहाँ से यहाँ तक निकाल लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से यहाँ तक सेम ही आ जाएगा। लेकिन सोचो अगर कोई फंक्शन ऐसा होता कि इधर से इधर में ऐसे गया, अब मान लो कि इधर में ऐसा है ए से बी में, ए मान लो 0 से आपका 2a था, ए था, एक 2a था, तो 0 से ए में तो सिर्फ इतना सारा एरिया आया, लेकिन जब ए से बी पर तो इतना आ गया ना, तो फंक्शन अगर चेंज हो जाएगा उधर में जाके तब तो वैल्यू सेम नहीं आएगा। लेकिन अगर फंक्शन सेम है, हाँ पता चल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल, हाँ ये वाला लगाएंगे, ए वाला लगाएंगे, तो ए वाला हमारा सब में काम करता है, इसीलिए ये वाला रूल है जो आपका 2f of 2a minus 1 ये सब में काम करता है, वो कैसा भी। तो देखिए ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो आपको क्या करना था यहाँ पे, देखिए फिर से यहाँ पे हमको चाहिए एक्चुअली f of 2a minus x, तो फिर से वही काम कर रहे हैं। हम क्या कर लेते हैं इसमें हम लेट कर लेते हैं जो हमको चाहिए। तो आप क्या करो, लेट कर लो, यहाँ पे लेट क्या कर लोगे, लेट कर लो x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, जो आपको यहाँ पे बनाना है एक्चुअली वही हमने यहाँ पे सपोज कर लिया। तो अब ऐसा करने के बाद आप इसको चेंज भी करोगे, तो जब x का वैल्यू a पुट करोगे तो देखो t कितना आएगा, तो यहाँ रखो a हो गया a इक्वल टू 2a माइनस टी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सब, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन कॉम नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम उसको हम सेम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आराम से कर सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ पे कहा था हमारे पास x इक्वल टू जब इफ वी पुट x इक्वल टू 2a, जब x इक्वल टू 2a रखने से क्या हो जाएगा, यहाँ रख के देखो 2a, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2a इक्वल टू 2a माइनस टी। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ गया 0। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है वो कैसे बदल गया है, ये जो आपका क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे I1, तो I1 को हम लिख सकते हैं क्या, I1 जो हमारा है ये इसको हमने लिख दिया, लोअर लिमिट कितना आया a आया, अपर लिमिट कितना आया 0 आया, और f ऑफ 2a माइनस टी, और फिर से dx करोगे तो माइनस dt आ जाएगा, और मैंने बदल करके दिखाया था आपको। तो फिर से वही बात, जब आप इसको चेंज करोगे इंटीग्रेशन के लिमिट को तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया, ये हो गया f ऑफ 2a माइनस टी, f ऑफ 2a माइनस टी इनटू dt। यही तो है हमारे पास यहाँ पे, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया I1। तो अगर इसके जगह पे पुट कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल गया। सो 0 से लेकर 2a तक आप चाह रहे थे f ऑफ x इंटू dx का इंटीग्रेशन, आपको क्या मिल गया 0 से लेकर a तक f ऑफ x इंटू dx, और ये जो वैल्यू है इसका, सॉरी कहाँ गया, हाँ इसी को तो हमने करके दिखाया है आपको। सभी से सुन पा रहे हो, सदस्य में ऑडिबल, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ तक देखिए, तो इस ये जो हमारे पास वैल्यू है कहाँ है, प्लस यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं क्या, अच्छा फिर से वही चीज, चाहो तो वेरिएबल का नाम बदल लो, 0 से लेके a तक f ऑफ 2a माइनस x इंटू dx। तो ये वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 0 से लेके a तक f ऑफ 2a माइनस x इंटू dx। अब यहाँ पे चाहो तो कॉमन कर सकते हो आप, क्योंकि हर जगह पे क्या है लिमिट सेम है, इसको आप 0 से लेके a बाहर ले लो, और देन f ऑफ x प्लस f ऑफ
2a माइनस एक्स को ले लो बाहर, ये आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है ऐसे करके। हेंस प्रूव्ड। कर सकते हो, करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, कर सकते हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं। हाँ सेम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इस तक हमारे पास 46 हो गया, तो 37 ही बाकी है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 सेम ही है, 6 से ही आ जाएगा। यहाँ तक नोट कर लिया आपने? नोट कर लीजिए। चलिए सो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 है, जो 6 से ही जुड़ा हुआ है। अगला कितना है? प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7, तो 6 और 7 क्या है आपस में? सेम ही है। देखो कैसे, तो हमारे पास 7 प्रॉपर्टी में क्या बोला? 6 में हमने क्या सीखा? ये सीखा। 6 में हियर वी कैन राइट वी नो इन प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 में क्या सीखा हम लोगों ने कि 0 से लेकर के 2a तक अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो dx को, तो इसको आप लिख सकते हो 0 से लेकर a तक f of x प्लस f of 2a माइनस x, और फिर क्या लिख लोगे यहाँ पे लिख लोगे आप dx। अब यहाँ बच्चे देखो कि अगर हम लोग क्या करें कि a वाला वैल्यू मान लो, इफ मैं बोल दूं कि f of 2a माइनस x जो है वो वैल्यू f of x के बराबर है, अगर ऐसा बोल दिया जाए तो अगर ऐसा है तो देखो क्या हो जाएगा ये वाला वैल्यू हमारा, तब ये जो इंटीग्रेशन है एक्चुअली, तब ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर के a तक, और fx तो ऐड होकर 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा बाहर, और f of x into dx आ जाएगा, यानी कि ये केस हो जाएगा। कब सर? जब ये हो पाए, है ना। दूसरा केस देखो कि अगर हमारे पास if f of 2a माइनस x मान लो कि माइनस ऑफ fx आ रहा है, तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगा? हो जाएगा 0, यानी कि उस केस में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से लेकर के 2a तक, 0 से लेकर 2a तक, 0 से लेकर के 2a तक, 0 से 2a, और f of x into dx, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? तो a मिल जाएगा हमारे पास कितना? आ जाएगा 0। तो इसलिए हम आगे देखेंगे ऐसे इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का कांसेप्ट होता है कि अगर जब फंक्शन होता है इवन तो उसमें a वाला वैल्यू सेम ही होगा और a वाला वैल्यू जाता है ऑड में 0 हो जाता है। तो ये वाला चीज अभी ध्यान में, मतलब हम क्या करेंगे, सीधा ये सोचेंगे कि हम फंक्शन को चेक करके देखेंगे क्या कि f of 2a माइनस x जो है क्या वो fx के बराबर है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मान लो कि f of x इक्वल टू समथिंग sin x है, लेटर सपोज, और जो 2a का वैल्यू है लेटर सपोज 2 पाई है, तो आप निकालोगे f of 2 पाई माइनस x, तो फिर से sin x नहीं आ जाता है, यानी कि इस वाले केस में हम सीधा इसको कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ऐसा देखेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है बताओ? नहीं? हाँ बिल्कुल। सो हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 8 भी दिखा दो, 8 दिखा देता हूँ, टाइम है 5 मिनट लगता है वैसे कुछ। प्रॉपर्टी 8 करवा दो, क्या कहते हो? बोलो सदृश्य नहीं, तो फिर ठीक है, तो यहीं तक मिलेंगे, थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है तो इस क्लास नहीं करते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद ट्राई क्वेश्चन नंबर 10 तक करके रखिएगा, और साथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन